हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और स्वागत करता हूं आप सभी का द नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारे MSN सब्जेक्ट का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का MI का टॉपिक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का टॉपिक है। दोस्तों इसकी मैं बात करूं तो इसको हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या इस टॉपिक की डेफिनेशन, आखिर इस बीमारी में होता क्या है और इसकी इटियोलॉजी वगैरह क्या है, क्या इसके रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से ये कोज हो सकता है, कौन से कारण है जिनकी वजह से हो सकता है, और जानेंगे साथ में हम कि कैसे हम इसका पता लगाएं, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स की कैसे करते हैं। इसके बाद में हम जानेंगे कि इसके क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको शो होते हैं इस बीमारी के दौरान, और जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसके मैनेजमेंट वगैरह के बारे में हम जानेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी पूरे अटेंशन के साथ पढ़े क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। यह हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एक डिजीज है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन दोस्तों इसका दूसरा नाम है हार्ट अटैक। कई बार एग्जाम में इसे हार्ट अटैक के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है दोस्तों इसमें, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। जो कोरोनरी आर्टरी होती है दोस्तों वो हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। तो क्या होता है दोस्तों कि उन आर्टरीज में किसी भी वजह से, किसी भी कारण की वजह से ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लॉकेज आ जाता है तो ब्लड आगे हार्ट मसल्स को सप्लाई नहीं कर पाता दोस्तों, ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, ब्लड नहीं पहुँच पाता तो ऑक्सीजन की कमी आती है जिसे हम इस्चेमिया के नाम से जानते हैं। और दोस्तों कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है MI के अंदर। तो कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से क्या है, ब्लड फ्लो आगे नहीं हो पाता, और ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पाता तो उसकी वजह से मसल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, हार्ट मसल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, और इसे ही हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आइए डेफिनेशन के थ्रू हम जानते हैं कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन है सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड मायोकार्डियल इस्चेमिया कॉजिंग नेक्रोसिस। क्या होता है दोस्तों, सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर और प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक। अगर मायोकार्डियल इस्चेमिया का मतलब होता है कि हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है तो इस्चेमिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, और अगर लंबे समय तक वह कंडीशन बनी रहती है तो वो कॉज क्या करती है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है दोस्तों डेथ हो जाती है मसल्स के टिश्यू एंड सेल्स की। तो एंड डेथ ऑफ द हार्ट मसल्स, हार्ट की मसल्स की डेथ होने लग जाती है, और इसी को हम जानते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नाम से या हार्ट अटैक के नाम से। दोस्तों ये बीमारी सीवीएस सिस्टम की बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है दोस्तों। तो ये हमने जाना डेफिनेशन के थ्रू कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन जान चुके हैं दोस्तों। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, कि कौन कौन से हमारे लाइफ स्टाइल ऐसी क्या है, हमारे ऐसे साथ कैसे कारक हैं जिनकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन कोज हो सकता है। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं इंक्रीज एज। जैसे जैसे दोस्तों हमारी एज बढ़ती है तो हमारे क्या है कि मसल्स वगैरह वीक होने लग जाती है, तो पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पाती, तो कम ब्लड अगर मसल्स तक पहुंचेगा तो इस्चेमिया कंडीशन डेवलप होगी और वो नेक्रोसिस को लीड करेगी, डेथ ऑफ द हार्ट मसल्स को लीड करेगी दोस्तों। तो वो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। सेकंड हम देखते हैं दोस्तों जेनेटिक फैक्टर होता है। किसी किसी के अंदर जेनेटिकली उनके पेरेंट्स से ऐसी वीकनेस वगैरह आ जाती है जिसकी वजह से वो हार्ट सप्लाई नहीं कर पाता कंप्लीटली, तो इसको भी हम MI के नाम से जानते हैं। दोस्तों देखते हैं जेंडर में दोस्तों मोस्टली ये ज़्यादातर फीमेल को ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल में आपने देखा होगा आफ्टर लेबर या प्रेगनेंसी के बाद में उनमें ओबेसिटी बढ़ जाती है दोस्तों। तो ओबेसिटी भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह जो लीड करता है हमारी मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। तो ये जेंडर में भी महिलाओं को ज़्यादा ससेप्टेबल होती है MI के लिए। उसके बाद हम देखते हैं हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल।
इसमें क्या होता है दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, जैसे कि कुछ फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, जिनमें बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, वो हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और डिपॉजिट होते होते हमारी आर्टरी को नैरो कर देता है। लुमेन स्पेस इसका नैरो हो जाता है। लुमेन स्पेस अगर इसका नैरो होता है तो ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, और वो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंचा पाती कोरोनरी आर्टरी, तो वो लीड करती है हमारे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को दोस्तों। तो उसके बाद हम देखते हैं स्मोकिंग वगैरह, स्मोकिंग, तंबाकू च्यूइंग, ये क्या करते हैं दोस्तों, हमारे जो भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, इसमें क्या कोरोनरी आर्टरीज को वीक बनाते हैं। जब कोरोनरी आर्टरी वगैरह वीक हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि इतना प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करवा पाती, इस वजह से भी ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को लीड करते हैं। उसके बाद में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी, ये सभी क्या है दोस्तों, इसके रिस्क फैक्टर हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है, इस डिजीज़ के अंतर्गत क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है, और उसके बाद में इसके जो रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये कॉज हो सकती है, यहाँ तक हमने देख लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हमारा जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है ये क्या होता है एक्चुअल में, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसको हमने अच्छे तरीके से समझा। उसके बाद में हमने देखा कि इसके जो रिस्क फैक्टर क्या क्या है जिनकी वजह से ये हो सकता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि इसके ईटियोलॉजी जो है, ईटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, ऐसे कौन से कारक है जिनकी वजह से ये होता है। तो दोस्तों हमने इसको डिवाइडेशन किया है कैसे, सिस्टम और ऑर्गन्स के आधार पर, कि कौन से सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आती है जो आगे जाके हमारे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को लीड कर सकती है। तो आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ने लिया है मस्कुलर फैक्टर्स, जो हमारी मसल्स हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो आगे जाके मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को लीड कर सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। दोस्तों ये दोनों क्या होते हैं कि हमारी आर्टरीज में कोई भी ब्लॉकेज आ जाता है, ओबस्ट्रक्शन आ जाता है, या फिर कुछ प्लेग फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है वो ओबस्ट्रक्ट हो जाती है। ओबस्ट्रक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या ब्लड सप्लाई आगे नहीं जा पाती, तो आगे जा नहीं पाती तो ऑक्सीजन डिमांड भी पूरी नहीं कर पाएगी, ना ब्लड सप्लाई कर पाएगी, तो इसकी वजह से भी हमारा एमआई कोज हो सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं वेजोस्पाज्म। वेजोस्पाज्म क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है कि जो हमारी हार्ट मसल्स वगैरह होती हैं उनकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है, तो ना तो कॉन्टैक्ट कर पाती है और वो डायलेट रह जाती है, जिस वजह से भी हमारा ये आगे जाके मायोकार्डियल इन्फेक्शन को लीड कर सकता है। उसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं कार्डियक फैक्टर। कार्डियक फैक्टर कौन कौन से हैं जो जिनमें प्रॉब्लम होने की वजह से आगे जाके ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन को लीड कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कार्डियक डिसअरिथमियाज। इसमें क्या है कि हमारे जो हार्ट है उसकी रिदम फेल हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्शन करने में फेल हो जाता है, उसकी रिदम इम्बैलेंस हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जो आगे जाके लीड कर सकती है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को। उसके बाद हम देखते हैं वस्कुलर स्टेनोसिस। हमारी जो वेसल्स होती हैं वो स्टेनोसिस का मतलब होता है दोस्तों नैरोविंग हो जाना, मतलब स्टेनोसिस का मतलब होता है सिकुड़ जाना एक तरीके से। जब उनका ल्यूमन स्पेस पहले ज़्यादा था वो सिकुड़ के कम हो गया है तो उनमें ब्लड फ्लो पहले की तरह इफेक्टिव ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। जब इफेक्टिव ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो सप्लाई भी इफेक्टिव नहीं कर पाएगा, जो आगे जाके हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन को लीड कर सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं हिमेटोलॉजिकल फैक्टर। हिमेटोलॉजिकल फैक्टर जो हमारे ब्लड के जो फैक्टर है, ब्लड है, उसमें ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं जो आगे जाके हमारा एमआई को लीड कर सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि डिक्रीज कंटेन O2 ऑफ द ब्लड। हमारे जो ब्लड है वो जिसका ब्लड के अंदर एक कंपोजिशन पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर वो ठीक से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी ब्लड के अंदर, तो वो भी आगे जाके हमारे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को लीड कर सकता है। उसके बाद में एनीमिया। अगर ब्लड की कमी है हमारी बॉडी में और ब्लड की कमी है तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, और जब तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो वो हमारे एमआई को लीड कर सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं सिस्टमैटिक फैक्टर्स। सिस्टमैटिक फैक्टर में तो दोस्तों आप जानते हैं हमारे ब्लड में, हमारे जो हार्ट है और जो हमारी बॉडी है उसमें दो तरीके के ब्लड सर्कुलेशन होते हैं। एक तो पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसके बाद में सिस्टमैटिक ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन आप जानते हैं, जो हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में होते हुए और
लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है वो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है, उसमें हाइपरटेंशन हो जाए, या फिर हमारा सिस्टमेटिक जो बॉडी का ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचता है सुपीरियर वेना के और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, अगर उसमें हाइपरटेंशन वगैरह हो जाए तो इस वजह से भी हमारा मायोकार्डियल इंफार्क्शन को लीड कर सकते हैं। और अदर फैक्टर्स में हम देखते हैं जैसे कि एक्सरसाइज हो गई, या फिर इंक्रीज ऑटो डिमांड, हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, तो वो आगे जाके हमारे मायोकार्डियल इंफेक्शन को लीड कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि मायोकार्डियल इंफेक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके जो रिस्क फैक्टर है कि किस किस स्थिति में ये हो सकता है, और इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर सिस्टम और ऑर्गन वाइज जो इसको कोज करते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम कंटिन्यू क्लास। अभी तक हमने देखा कि मायोकार्डियल इंफेक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, उसके जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, इसके रिस्क वगैरह क्या क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने अभी तक स्टडी कर लिया है। अब हम देखने जाएंगे कि मायोकार्डियल इंफेक्शन जो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कि स्टेप स्टेप बाय ये हमारी बॉडी में किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, किसी तरीके से डेवलप होता है, और स्टेप बाय स्टेप हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है जैसे कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, एथेरियोस्क्लेरोसिस है, ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या करते हैं कि हमारे जो हार्ट मसल्स हैं, हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उनकी जो ब्लड सप्लाई उसको अफेक्ट करते हैं, उन तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। तो उस वजह से क्या होता है दोस्तों कि हमारे मायोकार्डियल इस्चेमिया प्रोड्यूस होता है। जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो मायोकार्डियल इस्चेमिया, इस्चेमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, तो मायोकार्डियल इस्चेमिया प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जब से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी हार्ट मसल्स तक, तो वहाँ पर क्या है, नेक्रोसिस स्टार्ट होने लग जाएगा, सेल डेथ होने स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम सेल इंजरी के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे सेल इंजरी या नेक्रोसिस फेज स्टार्ट हो जाएगी, और वो करेगी हमारे इन्फ्रैक्शन को लीड करेगी, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को लीड करेगी। तो दोस्तों क्या होता है कि वो हमारे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को लीड करती है। अब हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है दोस्तों, अगर ब्लड सप्लाई अगर अफेक्ट होगी या फिर कहे कि इम्पेयर हो जाएगी तो हमारी पूरी बॉडी अफेक्ट होती है उससे। तो इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शंस डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शंस। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जो ब्लड को पंप करता है आयोर्टा में, और जो हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है उसके फंक्शन अल्टर हो जाएंगे, वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट है जो डिक्रीज हो जाएगा। हमारा जो कार्डियक आउटपुट है, जो हमारा हार्ट जितना ब्लड पंप करता था नॉर्मली उतना नहीं कर पाएगा, तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या क्या हो सकता है हमारी बॉडी में, किस किस चीज़ को ये लीड कर सकती है देखते हैं। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो डिक्रीज कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन, और इससे ये लीड करेगा चेस्ट पेन को। जो कोरोनरी आर्टरी है वो परफ्यूजन मतलब कंप्लीट ब्लड रिसीव उसको नहीं हो पाएगा इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई की वजह से, तो उससे क्या होगा कि ये चेस्ट पेन को लीड करेगा। और इससे क्या होगा कि डिक्रीज सीएनएस फंक्शंस। सीएनएस फंक्शन डिक्रीज क्यों होंगे दोस्तों? क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी हमारी ऑक्सीजन के ऊपर बेस्ड होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनका जो वर्क होता है वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो डिक्रीज सीएनएस फंक्शन, और ये क्या करेगा हमारे कॉन्शियस लेवल को घटाएगा, हमारे कॉन्शियस लेवल डिक्रीज होगा। अदर देन अपन रीनल सिस्टम में देखते हैं क्या हो सकता है कि डिक्रीज रीनल परफ्यूजन। जब ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो ना तो फिल्टर कर पाएगा ना ज़्यादा एब्जॉर्बेशन वगैरह कर पाएगा, तो रीनल परफ्यूजन, रीनल को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाएगा। जब ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा तो यूरिन भी फॉर्मेशन भी अल्टर होगा, प्रॉपर मात्रा में यूरिन भी नहीं बना पाएगा और यूरिन आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और क्या हो सकता है इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पल्मोनरी फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो लीड करेंगे हमारे डिस्पेजिया को लीड करेंगे। और अदर देन अब इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारे जीआई फंक्शंस, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो इम्पोर्टेंट है तो डिक्रीज जीआई फंक्शंस, हमारे जीआई फंक्शंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, जो हमारे लीड करेंगे नोजिया एंड वोमिटिंग को। तो दोस्तों ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हमारी बॉडी में डेवलप होता है और किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज़ और होती है कि जहाँ मायोकार्डियल इस्चेमिया होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है यहाँ पर हार्ट मसल्स में, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है।
जो लीड करता है हमारे लैक्टिक एसिड सीक्रेशन को लीड करता है और उसी की वजह से हमें चेस्ट पेन हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी एमआई की। तो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे।